वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि आज की वीडियो के माध्यम से होम साइंस सेकंड पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होनी है और उसके उत्तर को भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार से आपने फर्स्ट पेपर का महासंग्राम वीडियो देखा बीए पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के लिए, तो उसी प्रकार से यह भी वीडियो होगा बीए पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के लिए, यानी कि बीए थर्ड ईयर या फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बीए तृतीय वर्ष। तो जो छात्र छात्राएं बीए तृतीय वर्ष में हैं, होम साइंस यानी गृह विज्ञान लिए हुए हैं, तो उनके लिए खास करके 3 पेपर आपको पढ़ने होंगे। एक तो आपका पढ़ना है पेपर नंबर 1 वस्त्र विज्ञान और परिधान का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। पेपर 1 में हमने उसके बारे में आपको बता दिया है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 का नाम है आपके एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी जिसको आप प्रसार शिक्षा बोलते हैं। तो प्रसार शिक्षा सेकंड पेपर में आपको पढ़ना है और उसी सेकंड पेपर यानी प्रसार शिक्षा से जो बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा होनी है। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न और उत्तर को समझ सके, जान सके। लगभग 100 से अधिक प्रश्न इसमें हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम 100 से अधिक प्रश्नों पर और उनके उत्तर पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक रिवीजन क्लास के तौर पर हम इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं ताकि आपकी ये परीक्षा आती है, आपकी परीक्षा का अंत समय होता है, उस समय जब आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाता है और एक प्रकार से रिवीजन हो जाता है आपके पूरे के पूरे सिलेबस का। ठीक है, और पेपर 3 की अगर बात की जाए तो पेपर 3 में आपको प्रैक्टिकल वाला पोर्शन आता है, तो उसके बारे में चर्चा कर दूंगा। हम मौखिक प्रश्न उसमें कुछ पूछे जाएंगे और कुछ बाकी आपको प्रोजेक्ट वगैरह होगा। तो चले, पहला प्रश्न आपका आ चुका है, प्रसार शिक्षा क्या है? व्हाट इज एक्सटेंशन एजुकेशन? बताने का प्रयास करेंगे। प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं या प्रसार शिक्षा क्या होती है, बताएं सभी लोग। प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसार शिक्षा की परिभाषा, अर्थ, विशेषता, ये सब एग्जाम में आप मान करके चलो कि 100% आना एकदम से तय है और आएगा भी। चलिए, तो प्रसार शिक्षा की बात की जाए, एक्सटेंशन एजुकेशन अंग्रेजी में कहते हैं इसको, और ये 2 शब्दों से मिलकर के बनता है। एक तो प्रसार है यानी एक्सटेंशन और दूसरा है एजुकेशन यानी शिक्षा। प्रसार शिक्षा के द्वारा उन्नतिशील और वैज्ञानिक विचारों को व्यक्तियों के बीच अथवा मनुष्यों में फैलाया या फिर प्रसारित किया जाता है। शिक्षा किसी भी रूप में हो, इसके द्वारा मनुष्यों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, शिक्षा के किसी भी रूप के द्वारा। और इस प्रकार प्रसार व शिक्षा दोनों मिला करके हम कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा खास करके उन्नतिशील और वैज्ञानिक विचारों के फैलने और व्यक्तियों के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया होती है। अर्थात जो ये आपका शब्द है खास करके प्रसार शिक्षा शब्द जो है, प्रसार और शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के टेंसो शब्द से बना हुआ है। ठीक है, टेंसो शब्द का मतलब होता है फैलना या फैलाना। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात? तो एक्सटेंशन शब्द का अर्थ होता है बाहर फैलाना। एक टेंसो होता है, टेंसो माने होता है फैलाना। जब टेंसो के साथ EX को हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? एक्सटेंशन या एक्सटेंसो। तो इसका मतलब होता है बाहर फैलाना। तो इससे मतलब यह है कि स्कूल और महाविद्यालयों की सीमा से परे गाँव व खेतों में ज्ञान के फैलाने को हम एक्सटेंशन वगैरह बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ब्रिटेन में एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में केवल विश्वविद्यालय के उपयोग के लिए जेम्स स्टुअर्ट ने 1871 ईस्वी में किया था। और खास करके उसमें उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा व्याख्यान में खास करके प्रसार केंद्र की स्थापना करने की अपील करी थी। उसी बात को लेकर के खास करके चीज़ें आई थी। तो इस प्रकार प्रसार शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में हुआ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने प्रथम बार 1873 ईस्वी में प्रसार केंद्र स्थापित किया और कृषि सूचनाओं को किसानों हेतु वितरण करने वाला प्रथम व्यक्ति वरहिज जो था, ये अमेरिका का निवासी था। 1884 ईस्वी में खास करके कृषि सूचनाओं को किसान हेतु वितरण करने वाला ये व्यक्ति माना जाता है, वरहिज नाम का। ठीक है, तो खास करके अमेरिका में प्रसार शिक्षा का विस्तार 1908 में हुआ और खास करके इस प्रकार से आगे बढ़ता गया और 1914 ईस्वी में स्मिथ लीवर एक्ट बना, जिसमें प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में और विकसित कार्य हुआ और सहकारी कृषि और गृह आर्थिक प्रसार सेवा के रूप में माना गया। तो जब शिक्षा में प्रसार शब्द को हम लाते हैं तो वो होती प्रसार शिक्षा। ठीक है,
प्रसार शिक्षा की परिभाषा को देते हुए डगलस एस मिंगर महोदय कहते हैं कि प्रसार शिक्षा एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों के दृष्टिकोण व विचार बदल देता है या बदल देना है जिसके साथ यह कार्य किया जाता है। कैसले और इसके अलावा हरने दोनों की संयुक्त परिभाषा है। कहते हैं कि प्रसार शिक्षा कक्षा से बाहर की ऐसी शिक्षा है जिसमें वयस्क और नौजवान किसी कार्य को करके सीखते हैं। यानी स्कूल से बाहर, विद्यालय से बाहर जो लोग हैं, वयस्क लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, वो किसी कार्य को करना सीखते हैं, उसी को हम एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। ठीक है। बीटी कृष्णस्वामी कहते हैं कि प्रसार कार्य बराबर चलने वाला शिक्षा कार्य है जिसके अंतर्गत ग्रामवासियों की अपनी समस्याएं सुलझाने में मार्गदर्शन किया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से प्रसार शिक्षा को परिभाषित किया। और उन्होंने कहा जो है कृष्ण स्वामी जी ने और आगे कहा कि इसके अंतर्गत ग्रामवासियों को केवल उन्हीं समस्याओं से अवगत करवाना और उनका समाधान बतलाना ही नहीं किंतु समाधान करने की दिशा में उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित करना भी होता है। अलग अलग विद्वानों ने इसके अलावा बहुत सारे विद्वान जैसे अंधवी रेड्डी, H.W. वट, इसके अलावा बी राम भाई, इन लोगों ने भी परिभाषा दी है। हालांकि इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आने वाले समय में, लेकिन फिर भी अभी मैंने कुछ प्रश्नों को और रखा है आगे, तो उसको भी समझ लेंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सामान्यतया शिक्षा को अंग्रेजी में हम एजुकेशन शब्द मतलब एजुकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसी का रूपांतरण हिंदी में शिक्षा बोला जाता है। एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी जाती है। एजुकेशन या फिर एडुकियर या फिर एजुकेयर। ठीक है। देखिए एजुकेशन की बात किए तो इसका अर्थ है एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, ये होता है एजुकेशन का अर्थ। दूसरा है एडुकियर। एडुकियर की बात की जाए तो टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू राइस, इसका अर्थ ये है। एजुसियर की बात की जाए, एडुसियर की, तो एजुसियर की में इसका मतलब होता है टू ब्रिंग फॉर्थ, टू लीड आउट। तो एक प्रकार से ये 3 अर्थ होते हैं एजुकेशन के। तो इन तीनों शब्दों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एजुकेशन जो शब्द है इसका अर्थ क्या हो सकता है? द एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, ब्रनिंग अप एंड जो है लैकडिंग आउट। तो इस प्रकार शिक्षा शब्द का जो अर्थ है क्या है? प्रशिक्षण, संवर्धन और पथ प्रदर्शन, यानी मार्ग का प्रदर्शन करना, संवर्धन करना किसी का, इसके अलावा प्रशिक्षण लोगों को देना, ये शिक्षा का कार्य होता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजात शक्तियों अथवा गुणों को विकसित करके उसका चौमुखी विकास करना, ना कि उसके मस्तिष्क में ज्ञान को ठूसना होता है। शिक्षा का मतलब होता है मनुष्य के एक प्रकार से मनुष्य का चौमुखी विकास हो, चौतरफा विकास हो। शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान या किसी चीज को रटाने से नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है बच्चा क्या हो जाए? चौमुखी विकास हो जाए और किसी समस्या जब उसके सामने आए तो अपनी शिक्षा का प्रयोग करके वो उन समस्याओं से उसका समाधान ढूंढ सके, उस समस्याओं का समाधान ढूंढ सके शिक्षा का प्रयोग करके। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न, शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जो होती है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। अच्छा, शिक्षा का संकुचित अर्थ जो होता है उसमें जैसे स्कूल में शिक्षा पढ़ाई गई, विद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ये सब शिक्षा जो होती है ये संकुचित शिक्षा है। इसमें आपको केवल आपका सिलेबस पढ़ाया जाएगा, आपको दैनिक जीवन या आपको एक प्रकार से रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निदान नहीं बताया जाएगा। लेकिन जब आप क्या करते हैं, पूरे के पूरे जब से आप पैदा नहीं होते हैं तब से और जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आप सीखते रहते हैं। तो ये शिक्षा का जो क्षेत्र है, व्यापक शिक्षा का क्षेत्र, वो बड़ा व्यापक है। आपको बता दूं व्यापक शिक्षा इसलिए व्यापक कही जाती है क्योंकि ये एक प्रकार से बहुत जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। यह शिक्षा मनुष्य सीखता ही रहता है, तो वो शिक्षा होती है। व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ निरंतर सीखता है और उसका अनुभव करता है, वह सब शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत माना जाता है। और उसके सीखने और अनुभव करने का परिणाम यह होता है कि वह धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक वातावरण से अपना सामंजस्य यानी अपना संबंध स्थापित करता है। और इस प्रकार व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जो होती है जीवन प्रयत्न यानी जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। तो ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है। शिक्षा का संकुचित अर्थ मतलब कि केवल विद्यालय, कॉलेज, इसी सब में आपका सिलेबस आपको पढ़ाएंगे, वही किताब पढ़नी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वो होता है संकुचित अर्थ। शिक्षा का ये मतलब नहीं होता, शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। शिक्षा कभी भी, कहीं भी और किसी भी व्यक्ति से मिल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न है, शिक्षा का सीमित अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा का तात्पर्य स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर दी जाने वाली जो प्रणाली है उसी को शिक्षा का सीमित अर्थ बोला जाता है। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे सभी लोग, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा की बड़ी जबरदस्त परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य जो होता है अपने आप में पूर्ण होता है और शक्तियों का भंडार होता है उस व्यक्ति के अंदर, और उसी शक्तियों को यानी कि इस छुपी हुई पूर्णता और शक्तियों को जागृत अवस्था में लाने के साधन को ही हम शिक्षा कहते हैं। यानी शिक्षा एक साधन की भांति होती है जिसका प्रयोग हम अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य प्रकटीकरण में लाते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। क्या कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति पूर्ण होता है, हर व्यक्ति ज्ञान का भंडार हर व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ रहता है। उसी छिपे हुए ज्ञान को बाहर लाने की प्रक्रिया में जिस साधन का प्रयोग करते हैं वो साधन शिक्षा ही होती है, ये स्वामी जी कहते हैं। इसके बाद में नाम आता है सुकरात का। सुकरात भी बड़ी जबरदस्त परिभाषा देते हैं, खास करके इसकी शिक्षा की। वो कहते हैं सुकरात कहते हैं कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के सर्वमान्य विचारों को, जो कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते पहले से, उनका प्रकाश में लाना। प्रकाश में मतलब कि उनका बाह्य प्रकटीकरण, ठीक है, उसी को प्रकाश में लाना कहते हैं। तो ये होता है सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ। आगे बढ़ते हैं, छठवां नंबर प्रश्न है, प्रसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए। प्रसार शिक्षा की परिभाषा मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। प्रसार शिक्षा की परिभाषा LD केल्से और CC हार्ने महोदय की बड़ी जबरदस्त है। इन्होंने कहा कि प्रसार शिक्षा एक स्कूल से बाहर की शिक्षा पद्धति है जिसमें बूढ़े, युवक, प्रौढ़ सभी कार्य करने के द्वारा सीखते हैं, और यह सरकार, लैंड ग्रांट, कॉलेज, जनता के बीच सहयोगात्मक संबंध होते हैं जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सेवाओं और शिक्षा की पूर्ति करती है, और इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य का विकास करना होता है। प्रसार शिक्षा का सिंपल सा अर्थ होता है भाई मनुष्य के जीवन का विकास है। FAO महोदय कहते हैं कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण जनता के लिए एक प्रकार की शैक्षिक सहायता होती है जिससे वे अपने रहन सहन के स्तर में विकास लाने के उन्नतशील तरीकों को समझ पाते हैं और उन्हें अपना सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बी राम भाई महोदय कहते हैं कि प्रसार जो होता है दोहरा रास्ता है जो वैज्ञानिकों सूचनाओं को ग्रामीण जनों तक और उनकी समस्याओं के निवारण हेतु वैज्ञानिक संस्थाओं तक पहुंचाता है। यह एक ऐसी लगातार शिक्षण प्रक्रिया होती है प्रसार, जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही सीखते हैं इसमें। ठीक है। HW वट महोदय कहते हैं कि ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को ही हम प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा होती शिक्षा। प्रसार शिक्षा का सीधा सा मतलब है कि उस शिक्षा के द्वारा मनुष्य का जो समस्या है मनुष्य के जीवन में आने वाली, उन्हीं समस्याओं का हम निदान कर सके। किस प्रकार से? वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके। ठीक है, और उन्नतशील तरीकों का प्रयोग करके हम अपनी समस्याओं का निदान पालें, किसी भी प्रकार की समस्याओं का निदान पालें, तो वो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत ही आती है। 7वां प्रश्न आप देखेंगे, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? आज परिवर्तन का जमाना रहा है, नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और जिस वस्तु का आविष्कार हुआ है कल वह वस्तु पुरानी पड़ जाती है और उसका स्थान कोई नई वस्तु ग्रहण कर लेती है। पहले जैसे मान लेते हैं हैंड फैन बना, हैंड फैन माने आप गर्मी आ रही, बेना जिसको कहते हैं आप ग्रामीण भाषा में, तो बेना होंकेंगे तो कुछ हवा लगेगी तो गर्मी जाएगी, पसीना सूखेगा। तो बेना से काम नहीं चला, ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो पंखा बना, अब पंखों से काम नहीं चला तो कूलर बना, अब कूलरों से नहीं काम चला तब क्या बना भैया? कूलरों से जब नहीं काम चला तो बन गए AC, एयर कंडीशनर, कि भैया वो वातानुकूलित टियर, जिसको आप देखते हैं वातानुकूलित टियर ट्रेनों में, तो मतलब वो AC डब्बा है, समझो। तो AC का मतलब होता है एयर कंडीशनर, जो कि वायु की जो गर्मी है उसको ठंडी में बदल देती है, एयर कंडीशनर। और ठंड वायु को गर्म में भी बदलने की क्षमता अब तो आ गई है। तो गर्म वायु भी देने वाली एक प्रकार से वो भी AC हो गई, एयर कंडीशनर। और जो ठंड वायु को मतलब कि गर्म को ठंड करती है, ठंड को गर्म करती है, तो ये होती है AC, तो वो बन गई। तो ये सब क्या है? परिवर्तन ही तो है। तो ग्रामीण जीवन में इससे जुड़े उद्योग धंधे भी नवीन खोजों और तकनीकों पर अवलंबित होते हैं। जो लोग इन व्यवसायों से जुड़े होते हैं उनके लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे स्वयं व्यवसाय की नई विधाओं से जुड़ करके रहें और जोड़ करके रखें, अन्यथा प्रगति की दौड़ में वे पीछे रह जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि आ जाओ आप बैल और वैसे खेती करो तो बेकार है। अब बैल का अपनो मरा जात हो, वही बैलो दुठू राखे है, वहू जोते डारे एकदम से, वहू हाफा छूटत है, तोहरो हाफा छूटत है।
और परेशान हो एकदम से जोतत बहुत, अरे जुड़ते जाओ ट्रैक्टर बलाओ केहू के मारो कल्टी न दाओ भर से जोत जात बराबर कर दी, खेत बढ़िया बन गया, चमचमुआ बो बढ़िया गेहूँ। तो इस प्रकार से अब क्या आप बैल से गेहूं पूरा बोएंगे, अब लग जाए कम से कम 5 दिन गेहूं बोए में, ठीक है, और बैलों के सांसद तोहरो सांसद। तो इस प्रकार से क्या है कि भाई प्रसार शिक्षा का काम यही है कि जहां बैल से खेती करते थे अब वहीं ट्रैक्टर से खेती करो, ठीक है। चूंकि समस्या क्या थी, समय ज़्यादा लग रहा था और उसके अलावा प्रक्रिया ज़्यादा लग रही थी, जो है आपकी ऊर्जा ज़्यादा खपत हो रही थी उसमें, तो मशीनों का काम आ गया अब तो प्रसार शिक्षा के माध्यम से ग्रामीणों को नई तकनीकों, नई खोजों, नए उत्पादनों, बेहतर कार्य संपादन प्रणालियों, तमाम इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। और प्रसार शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे ग्रहण करने के लिए ग्रहणकर्ता को कहीं जाना नहीं पड़ता है, बल्कि प्रसारकर्ता स्वयं चल करके ग्रामीणों के पास आता है और उन्हें नई जानकारियां देता है और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। इस प्रकार सतत माने लगातार, सतत रूप से प्रसार शिक्षा निरंतर चलती रहती है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण विश्व में हो रहे तकनीकी विकास तथा अनुसंधानों की जानकारी लोगों को प्राप्त होती रहती है। लोग अपने ही व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों के अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। इससे उन्हें अपनी समस्याओं को सुलझाने तथा अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी मिल जाता है। और इस प्रकार प्रसार शिक्षा पढ़ाने और सीखने की एक अत्यंत उपयोगी विधा होती है। तो ये हो गई आपकी प्रसार शिक्षा। समझ में आ रहा होगी बात? बिल्कुल इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सरल भाषा भी है, इसलिए उसमें समझाने का कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ पा रही हैं? बिल्कुल। चले आगे बढ़ते, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में और मेरी सेहत भी ठीक ठाक नहीं रहती, आपको पता ही होगा आप लोगों को, तो बड़ी मेहनत पड़ती है हमको, खास करके बोलने में बड़ी मेहनत लगती है। चले, हालांकि आप लोगों का प्रेम है, लगातार आप लोग कमेंट्स करते हैं, लगातार आपके कमेंट्स आते हैं, मैं उनको पढ़ता हूं बाकायदा और मैं खुद ही आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, उसका रिप्लाई भी आपको देता हूं और लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ रहता हूं। आपके मैसेजेस व्हाट्सएप पे भी आते हैं लोगों के, टेलीग्राम पर भी आते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह तो आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट मिल जाएगा। तो हर जगह आप इंस्टाग्राम वगैरह पर भी फॉलो कर सकते हैं हमको, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से सर्च करेंगे तो मैं आ जाऊँगा, आप वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दर्शन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, दर्शन क्या है। दर्शन शब्द खास करके अंग्रेजी के फिलॉसफी शब्द से बना हुआ है। फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है। पहला शब्द है फिलोस और दूसरा शब्द है सोफिया, ठीक है, जिसमें फिलोस का मतलब होता है विद्या या ज्ञान, सोफिया का मतलब होता है अनुराग या प्रेम। जब आप किसी वस्तु को देखते हैं, इस प्रकार से फिलोसॉफी शब्द से अभिप्राय क्या होता है, विद्या प्राप्त करने का अनुराग, यानी ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान के प्रति प्रेम या जिज्ञासा की एक प्रकार से लालसा। जब आप किसी चीज को देखते हैं, उसको जानने का आप प्रयास करते हैं, वही प्रयास आपका दर्शन है। दर्शन एक विचार है, दर्शन एक ऐसा विचार है जो कि किसी चीज को देख करके आपके मन में आता है, तो दर्शन वह है, ठीक है। तो खास करके व्यक्ति की सभी क्रियाएं उसकी शिक्षा के द्वारा नियंत्रित होती हैं और शिक्षा प्राप्त करने के अनुराग को ही हम दर्शन करते हैं। शिक्षा प्राप्त करने का किसी व्यक्ति के अंदर कितना अनुराग है, उसी को दर्शन कहते हैं। अब मान लेते हैं आपने कोई वस्तु देखी, आपने कोई पेन देखा, मान लेते हैं। अब पेन, ये पेन कैसे, ये क्या है, सबसे पहले प्रश्न क्या उठता है, ये क्या है। तो ये दार्शनिक विचारधारा का प्रश्न है। आपने पेन देखा, पेन उठा करके अलग रख दिया, तो उसमें कोई दर्शन नहीं, लेकिन आपने उस पेन को देखा, पेन की कंपनी पड़ी, भाई किस कंपनी का है, कौन सा पेन है और है आखिरकार, सबसे पहले तो यही प्रश्न उठेगा ये है क्या, तो पता लगेगा पेन है। किस कंपनी का, तो पता लगा कि भाई इस कंपनी का है, ठीक है। कौन सा कलर का है, नीला चल रहा है, काला चल रहा है, लाल है, पीला है, कैसा है, हरा है, तो वो पता किया। फिर ये क्यों बना, कैसे बना, किस लिए बना, इसका क्या उपयोग है, महत्व क्या है, ठीक है। ये तब इससे क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, तमाम प्रकार के नाना प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं और उन्हीं नाना प्रकार के प्रश्नों का हल जो होता है वो दार्शनिक, मतलब कि एक दार्शनिक जो होता है वो दे देता है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देख करके उसके मन में, किसी वस्तु को देख करके किसी व्यक्ति के मन में तमाम प्रकार के प्रश्न उमड़ पड़ते हैं, तो उस व्यक्ति को दार्शनिक कहते हैं और उसके मन में उमड़ रहे जो विचार हैं किसी वस्तु के प्रति, उसको हम दर्शन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बातें, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रसार दर्शन की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए।
तो जो है यथार्थ दर्शन प्रसार दर्शन की तीन प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता यथार्थवादी, दूसरी प्रयोगवादी और तीसरी जो है आपकी आदर्शवादी। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण देखते हैं। यथार्थवादी तो प्रसार दर्शन है, व्यक्ति सर्वोपरि संसाधन होता है। यथार्थवादियों के द्वारा बताया गया कि व्यक्ति जो होता है सर्वोपरि संसाधन होता है, यह एक निर्विवाद सत्य है। व्यक्ति अपने कार्य संपादन के लिए अन्य आर्थिक, भौतिक और मानवीय साधनों पर निर्भर रहता है। और प्रसार दर्शन यथार्थवादी होने के कारण से स्थानीय उपलब्ध साधनों पर यकीन रखता है और उपलब्ध साधनों में ही संभावनाएं ढूंढी जाती हैं तथा स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का निदान निकाल लिया जाता है। तो ये होता है यथार्थवादी एक प्रकार से विशेषता है प्रसार दर्शन की। दूसरी जो विशेषता यथार्थवादी दर्शन मतलब कि प्रसार दर्शन की, वो है प्रयोगवादी। प्रयोगवादी दर्शन की अगर बात की जाए, देखें प्रयोगवादी दर्शन, प्रसार दर्शन सैद्धांतिक पक्षों से अधिक व्यवहारिकता पर जोर देता है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि प्रसार कार्य का विज्ञान एवं तकनीकी से घनिष्ठ संबंध है। विज्ञान और तकनीकी ऐसी विधाएं हैं जो प्रयोगों पर आधारित होती है, प्रैक्टिकल होता है, जिसमें प्रसार कार्यक्रम का आधार देखना और करना है। क्रियात्मक होने के कारण से यह प्रसार दर्शन के प्रयोगवादी रूप को स्पष्ट करता है। चूंकि आप देखते प्रसार चीजें जो होती है वैज्ञानिकता पर आधारित होती है और वैज्ञानिक में या जो भी चीजें या वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग जिस सब्जेक्ट में होता है उसमें खास करके आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल जरूर होता है, जो है प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करके चीजें होती हैं। तो प्रैक्टिकल जो होता है जिस भी विषय में होता है तो वैज्ञानिकता पर आधारित होती है, वो प्रयोगवादी विचार है। तो ये प्रयोगवादी हो गया प्रसार दर्शन का। आदर्शवादी तीसरा है आइडियोलॉजी। तो आदर्शवादी की बात की जाए, आदर्शवाद तो प्रसार शिक्षा का उच्च दर्शन आदर्शों पर आधारित होता है। भारतीय दर्शन भी जीवन को आदर्शमय बनाने की प्रेरणा देता है। आदर्शों को लक्षित जीवन अपने आप में पूर्णता की प्राप्ति करता है। प्रसार शिक्षा का आदर्शवादी स्वरूप प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीणों के सामने ऊंचे आदर्श रखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भाई सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा गांधी जैसा बने, हमारा बच्चा सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह के विचारों से मतलब परिपूर्ण हो, स्वामी विवेकानंद जैसे विचार हों, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे विचार हों, भीमराव अम्बेडकर जी जैसे विचार हों, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी जैसे विचार हों। इस प्रकार सभी लोग अपने लड़के को भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे विचार हों, भगवान श्री कृष्ण जैसे कृत्य तो ना करें लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसको करने का जरूर प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी लीलाएं करी उसके पीछे एक कारण था और बहुत बड़े कारण थे वो, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण गीता में तमाम प्रकार की बातों को कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं उनको अपना आदर्श बनाना चाहिए, उनको अपना आइडल बनाना चाहिए, जो कहते हैं उनको करना चाहिए। और भगवान राम ने जो किया है, श्री राम ने, उसको हमको करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्यक्तिगत विकास हेतु व्यक्ति को क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो व्यक्तिगत विकास हेतु निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। पहला कार्य है स्वयं सहायता यानी सेल्फ हेल्प करनी चाहिए। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं ही सही कार्य योजना बनाएं तथा अपनी समस्याएं स्वयं दूर करें, सबसे पहला बात। दूसरी बात यह कि अपने ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करें। तीसरी बात, अपनी अभिवृत्तियों, अपनी आदतों, अपनी सोचने समझने की शक्ति में परिवर्तन करें। यह परिवर्तन विकास के लिए करें या विकास को ध्यान में रख कर के करें। व्यक्ति महान साधन संपन्नधारी बने, ये भी जबरदस्त काम है जिससे व्यक्तिगत विकास हो सकेगा। 11वां प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है डॉक्टर टी.एस. सोहेल के अनुसार प्रसार शिक्षा का दर्शन समझाइए। डॉक्टर टी.एस. सोहेल ने विभिन्न विद्वानों के विचारों का अध्ययन करने के पश्चात प्रसार शिक्षा के दर्शन का निम्न प्रकार से वर्णन किया है। उन्होंने यथार्थवाद का दर्शन बताया प्रसार शिक्षा में। कहा कि यह दर्शन वास्तविकता में यकीन रखता है, अर्थात कार्यकर्ता इस वास्तविकता को जाने कि ग्रामीण जनता के पास उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं और उन संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए। सबसे पहले जानो कि भाई लोगों के पास क्या है और उनका प्रयोग कैसे करना है। जो उनके पास है उनकी समस्याओं का समाधान उन्हीं साधनों के माध्यम से कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण जनता की समस्याओं को सत्यता से खोजता है और उनके ही द्वारा जो प्राप्त संसाधन, उनके पास जो संसाधन होते हैं उन्हीं का प्रयोग करके उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास यथार्थवादी दर्शन के अंतर्गत होता है प्रसार शिक्षा में। दूसरी बात कहते हैं कि भाई आदर्शवाद का दर्शन, प्रसारकर्ता के कार्य और उद्देश्य अत्यधिक आदर्शमय होनी चाहिए जिससे जनता उनका अनुकरण करती है। जैसे कि लोग महात्मा गांधी, भगवान श्री राम, श्री कृष्णचंद्र, इन सभी के लोगों जैसा बनना चाहते हैं। तो ये आदर्शवादी पूर्व मतलब कि इन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया समाज के समक्ष, एक अच्छा व्यक्तित्व निभाया। तीसरा है आपका प्रयोगवाद का दर्शन,
यह दर्शन प्रयोगात्मक परीक्षण पर आधारित होता है, मतलब कि उस पर अधिक बल देता है, प्रैक्टिकल पर। चौथा उन्होंने बताया पुनः निर्माण दर्शन। इस दर्शन के मानने वालों का मत है कि समाज में सदैव पुनः निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। ये बात भी ठीक है। पांचवा दर्शन है सारवाद का दर्शन। प्रसार कार्यकर्ता सर्वप्रथम अपने कार्यक्रमों को मनुष्यों की अनुभूत आवश्यकताओं यानी कि इलिमिनरी नीड्स से प्रारंभ करें और बहुत सी सीधे, आसान और सरल कार्यक्रम में इसकी शुरुआत करें। ठीक है। छठी बात उन्होंने बताई कि फलवाद का दर्शन। प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार शिक्षा की विधियों को चुनने और प्रसार कार्यक्रम की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अत्यधिक कठोर और सख्त नियमों में बंद करके कार्यकर्ता यदि कार्य करता है तो उन्हें सफलता नहीं मिलती है। ठीक है। तो ज़्यादा एक प्रकार से स्ट्रिक्ट होकर के कोई काम ना करें, थोड़ा सा व्यवहारिक होकर के काम करें, ज़्यादा बेटर होगा। मानवता का दर्शन। यह दर्शन प्रसार शिक्षा में उन कार्यक्रमों पर बल देता है जो मानवता का संदेश देते हैं। तो इस प्रकार से खास करके किन्होंने बताया था इन चीज़ों को, ये डॉक्टर टी.एस. सोहेल ने इन्होंने प्रसार शिक्षा के दर्शन को इन खास करके 7 भागों में बांटा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रसार शिक्षा का दर्शन किन सिद्धांतों पर आधारित है, संक्षेप में बताइए। तो प्रसार शिक्षा का दर्शन इस सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति को स्वयं अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उन्हें पूर्ण करने में सक्षम होना चाहिए कि भाई हमारी क्या जिम्मेदारी, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका हम एक प्रकार से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हमको खरा उतरना है। इसके लिए व्यक्ति को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। क्या कार्य करना चाहिए? सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों को उनको समझना चाहिए। दूसरी बात, अपने घर और परिवार, समाज तथा राष्ट्र, इन सभी के प्रति उत्तरदायित्व को समझें कि हमारा राष्ट्र के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, घर के प्रति, अपने समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इसको समझें और उन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास करें। इसके अलावा अपनी उन्नति के लिए समाज के अन्य लोगों से सहयोग प्राप्त करें। इसके अलावा अपनी इच्छा से दूसरों को सहयोग दें। तो ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब प्रसार शिक्षा का दर्शन जो होता है इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होता है। 13वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों की लिस्ट बनाइए। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से आइए समझते हैं। पहला सिद्धांत है प्रसार शिक्षा का जड़ से प्रारंभ करने का सिद्धांत। जड़ से मतलब कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, वहां से शुरुआत होती है। तो जड़ से प्रारंभ करने का सिद्धांत पहला, कुछ नहीं जानते वहां से शुरुआत करें। दूसरी बात, अनुभूति, आवश्यकताओं और रुचियों का सिद्धांत, यानी क्या अनुभूत कर रहे हैं, क्या आपकी रुचि, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ें। इसके अलावा स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत, तो स्वेच्छा से, ठीक है। इसके अलावा स्वयं की सहायता का सिद्धांत, स्वयं की सहायता भी करना परम आवश्यक है। कार्य निष्पादन द्वारा सीखने का सिद्धांत। इसके अलावा नमनीयता का सिद्धांत, स्वावलंबन का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत। ठीक है। आप कोई भी काम करें तो उसमें संतुष्टि भी होनी चाहिए। अनुनय, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, प्रोत्साहन, यानी कि इन सभी का भी सिद्धांत। सहभागिता भी होनी चाहिए, उसका भी सिद्धांत। संपूर्ण परिवार तक पहुंचने का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, मंद किंतु सतत विकास का सिद्धांत। ठीक है। धीरे ही हो लेकिन लगातार विकास हो। इसके अलावा सांस्कृतिक विभेद का सिद्धांत, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, स्थानीय दशा की अनुसारता का सिद्धांत, स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत, राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों की अनुसारता का सिद्धांत, स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक प्रकृति का सिद्धांत, प्रशिक्षित विशेषज्ञता का सिद्धांत। इसके अलावा मूल्यांकन का सिद्धांत। ठीक है। स्थानीय संगठनों का सिद्धांत। ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ों को जानेंगे। स्थानीय संगठनों का सहयोग का सिद्धांत, निरपेक्षता और तटस्थता का सिद्धांत, समता का सिद्धांत, व्यवहारिक विज्ञान और तकनीकी का सिद्धांत, शिक्षण पद्धतियों के प्रयोग के से अनुकूलनशीलता का सिद्धांत। तो ये सब सिद्धांत जो हैं किसके सिद्धांत है भाई, ये सब सिद्धांत प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों की ये लिस्ट है। आप लोग इनमें से जो भी 4-5 याद कर पाएँ वो याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 14वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, सहभागिता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी कार्यक्रम में व्यक्ति अपनी भूमिका या अस्तित्व ढूंढता है। वह यह जानना चाहता है व्यक्ति की अमुक कार्यक्रम में उसकी स्थिति क्या है और उसके द्वारा उसे क्या लाभ होने वाला है। लाभ की आशा होने पर ही व्यक्ति जो होता है अपने उस कार्यक्रम से जोड़ता है, और जब व्यक्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भाग लेता है तो उस व्यक्ति का जुड़ाव कार्यक्रम के लिए अंदर से होता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे कि जब घर में कोई समारोह होने वाला होता है
तो प्रत्येक सदस्य कोई ना कोई कार्य सौंपा जाता है हर एक व्यक्ति को। इससे प्रत्येक व्यक्ति उस समारोह की सफलता के प्रति प्रयत्नशील रहता है तथा अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व समझता है। तो ये सहभागिता का सिद्धांत है। सहभागिता मतलब सभी लोग एक प्रकार से जब मतलब कि जब एक टीम में काम करेंगे कि भाई हमको ये काम करना है, हमको ये काम करना, लेकिन एक ही गंतव्य है, एक ही पूरा बड़ा काम है, लेकिन उसको अलग अलग कामों में कैटेगराइज करके एक साथ करने की प्रक्रिया सहभागिता का सिद्धांत। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। बढ़िया प्रश्न है भाई। प्रश्न है श्यामपट्ट का प्रसार में क्या उपयोग होता है। श्यामपट्ट को ब्लैक बोर्ड कहते हैं। तो श्यामपट्ट अथवा ब्लैक बोर्ड के द्वारा शिक्षण वर्तमान समय में अत्यंत लोकप्रिय है। सामान्य शिक्षण कक्षा के अलावा इसका प्रयोग सभा, समूह चर्चा, प्रदर्शन आदि में किया जाता है। खास करके श्यामपट्ट अब नहीं प्रयोग में आता है। अब व्हाइट बोर्ड या फिर अब तो डिजिटल बोर्ड आ गया है, प्रोजेक्टर आ गया है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में प्रोजेक्टर्स लग रहे हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड तो अब स्कूल वगैरह में बचा हुआ है, वहाँ पर भी व्हाइट बोर्ड हो गया, मार्कर से लोग लिखते हैं। ठीक है, बाकी चाक वगैरह वाला सिस्टम तो लगभग अब जमाना लद गया, तख्ती छुई वाला। ठीक है, तो श्यामपट्ट के द्वारा शिक्षण एक अत्यंत सफल पद्धति है। इसके माध्यम से लोगों को विषय अथवा सभा के साथ गठबंधित करके रखा जा सकता है, क्योंकि बार बार जब श्यामपट्ट पर कुछ लिखा जाता है तो लोगों की उत्सुकता बढ़ती है। बोर्ड की आकृति बना करके प्रदर्शन को अधिक रोचक और आकर्षक बनाया जा सकता है। जैसे मैं इस पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मोबाइल फ़ोन पर, तो आपको थोड़ा सा इसमें रोचकता मेरे हिसाब से आपको कम लग रही होगी। यही चीज़ें मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाता, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाता, तो आपको ज़्यादा बेटर लगती और आकर्षक लगती। लेकिन चूंकि अभी है नहीं मेरे पास, और मैं व्यवस्था करूँगा जल्दी डिजिटल बोर्ड लाने की। ठीक है, सोच रहा हूँ व्यवस्था, लेकिन पैसे थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं, तो इकट्ठा कर रहा हूँ पैसे, जल्दी आपके समझ डिजिटल बोर्ड लाऊंगा। लेकिन सपना तो बहुत दिन से मैंने देखा था, लेकिन अब आप लोग क्या करते हैं कि बीच में पढ़ाई ही बंद कर देते हैं अपनी, बहुत कम व्यूज़ वगैरह जाते हैं, तो उस पर फिर क्या होता है कि जो इनकम होती है वो भी थोड़ा डाउन चली जाती है, तो उसमें फिर सब पूरा बजट ही गड़बड़ा जाता है, और भी तमाम सारे काम होते हैं, तो उसमें कभी इधर हो गया पैसा, कभी उधर, तो ये तमाम सारी चीज़ें चलती रहती है जीवन में। हालांकि मैं इस पर काम करने वाला हूँ, जल्दी कुछ अच्छा आपके लिए व्यवस्था ज़रूर होगी। और मैं बोर्ड पर, चाहे व्हाइट बोर्ड पर ही आपकी जो क्लासेस होंगी, खास करके 3rd सेमेस्टर वाला 4th सेमेस्टर वाली इस समय, या फिर आप लोगों की, तो मैं बोर्ड पर भी क्लासेस लेने का प्रयास करूँगा, बोर्ड पर आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, विस्तार से, उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छायाचित्र पर टिप्पणी लिखिए। छायाचित्र के माध्यम से क्या होता है, शिक्षण एक मतलब कि व्ययशील किंतु रोचक पद्धति है। इसका मतलब इसका महत्व उन क्षेत्रों में विशेष रूप से होता है जहां साक्षरता की दर कम होती है। यह एक अत्यंत सफल शिक्षण पद्धति है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी आयु का हो, चित्र देखना पसंद करता है। जैसे मैं किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, हिमालय पढ़ा रहा हूँ, तो हिमालय का पूरा चित्र अगर डिजिटल बोर्ड पर मैं ला करके आपको बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको आकर्षक लगेगा और पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, मैप के माध्यम से। ठीक है, साथ ही छायाचित्रों की प्रमाणिकता को अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता है। अतः किसी भी पद्धति का अनुसरण इनके माध्यमों से शीघ्र होता है तथा प्रसार कार्य को गति प्रदान करते हैं। जब कोई व्यक्ति ना भी पढ़ा लिखा हो, अगर उसको चित्र के माध्यम से हम समझाएंगे 1-2 बार, तो उसको समझ में आ जाएगा। और प्रसार शिक्षा में छायाचित्र का अपना अलग महत्व होता है। जैसे कोई चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो उसका एक प्रकार से प्रोजेक्टर विधि के द्वारा उसको हम ला करके दिखा दें। अब तो डिजिटल बोर्ड हो गया है, तो प्रोजेक्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप उस पर जो चाहो तो मंगा सकते हो। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन से आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। पोस्टर से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो जब कुछ चित्र और लिखाई के द्वारा किसी समस्या और लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो उसे पोस्टर्स कहते हैं। पोस्टर्स के माध्यम से किसी ऐसे लाभकारी संदेश को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जिसका संबंध ग्रामीणों के सामान्य जीवन से होता है। जैसे परिवार कल्याण को लेकर के पोस्टर छपवाया जा सकता है, भोजन को ढक करके रखना, ये भी पोस्टर, उर्वरक का प्रयोग कैसे करें, टीकाकरण, इसके अलावा नेतागिरी वाला तो इस समय ज़्यादा ही चल रहा है। तो पोस्टर का उद्देश्य पूर्ण होना एक आवश्यक शर्त है। किसी भी पोस्टर के 3 भाग होते हैं। अब कौन कौन से भाग होते हैं, इसको समझने का प्रयास हम करते हैं। पोस्टर के 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग में संदेश होता है, जो संदेश लोग मतलब उस पोस्टर में लोग देना चाह रहे हैं। दूसरा भाग क्यों और आवश्यकता का द्योतक होता है, यानी कि आखिरकार ये क्यों हुआ है आपके लिए, उसको बताया जाता है। और अंत में क्या करना चाहिए, इसका वर्णन होता है। जैसे परिवार नियोजन संबंधी एक पोस्टर का प्रथम भाग छोटा परिवार संदेश होता है, अगला वाक्य सुखी परिवार और परिवार नियोजन के महत्व को प्रस्तुत करता है। पोस्टर के अंत में लिखा होता है कि परिवार नियोजन का आसान उपाय नसबंदी अथवा पास के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, ये लिखा होता है।
जिसके द्वारा लोगों को यह ज्ञात होता है कि उन्हें परिवार नियोजन के लिए क्या करना चाहिए। यानी उसमें समस्या भी लिखी होती है, उसका समाधान भी लिखा होता है। ठीक है, जैसे लिखा है कि भाई पोस्टर छपा है कि फलाने को वोट देना है, तो उसमें यह भी लिखा होता है किस वार्ड संख्या से और कितने मतलब कहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, पूरी जानकारी लिखी होती है। 18वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फ्लैश कार्ड के विषय में क्या जानते हैं आप, उसके बारे में लिखिए। फ्लैश कार्ड तो समूह को शिक्षित करने हेतु काफी प्राचीन काल से फ्लैश कार्ड, फिल्म स्ट्रिप तथा जो है फला लेन ग्राफ का प्रयोग होता आ रहा है। इन माध्यमों के द्वारा शिक्षण देना उन क्षेत्रों में अधिक उपयोगी होता है जहां वार्तालाप में भाषा कुछ सीमा तक अवरोधक होती है। फ्लैश कार्ड के माध्यम से कम शब्दों का प्रयोग करके प्रसार संदेश दिया जाता है। कहानी, विवरण, कार्य प्रणाली या कार्य पद्धति समझाने हेतु फ्लैश कार्ड अच्छे शिक्षण माध्यम का कार्य करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अभियान क्या है? अभियान किसे कहते हैं? तो किसी विशेष समस्या पर सघन रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करके शिक्षण कार्यक्रम चलाना अभियान के नाम से जाना जाता है। प्रायः किसी गंभीर तत्कालिक समस्या के निदान के निमित्त अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अभियान के द्वारा पूरे समूह को या पूरे समुदाय को उत्प्रेरित करने की चेष्टा की जाती है। जैसे किसी महामारी आदि के फैलने पर तीव्र क्रियात्मक गतिविधियों की आवश्यकता पड़ती है, जो अभियान चलाए जाने पर ही संभव हो पाता है। जैसे मोदी जी ने ताली और थाली का अभियान चलाया था। ठीक है, ये सब अभियान ही है एक प्रकार से। स्थानीय आवश्यकताओं, उपलब्ध साधनों के आलोक में स्थानीय नेताओं तथा सरकारी अधिकारियों से विचार विमर्श करके प्रसारकर्ता को अभियान का आयोजन करना चाहिए। अभियान की अवधि आवश्यकता पर आधारित होती है। परिवार नियोजन, सामान्य टीकाकरण अभियान, सफाई अभियान, साक्षरता अभियान, ठीक है, तमाम ये सब आदि निश्चित समय पर निश्चित अवधि तक चलाए जाते हैं। किंतु हैजा फैलने पर सफाई एवं रोग निरोधन अभियान, मलेरिया होने पर मच्छरों की रोकथाम से निमित्त अभियान, फसलों में कीड़े लगने पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, जैसे तमाम प्रकार के अभियान की आवश्यकता और अवसर को देख करके तमाम प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं। और ये अभियान होते हैं एक प्रकार से किसी समस्या के निदान के लिए, उसके समाधान के लिए एक संगठन कार्य करने लगता है, तो वो अभियान के तहत ही काम करता है। 20वां प्रश्न आप देखेंगे, प्रसार कार्यकर्ता के ज्ञान संबंधी 3 गुण बताइए। पहला है अस्पष्टवादी, दूसरा है धार्मिक दृष्टिकोण और तीसरा कौन सा है? विवेकशील। ठीक है, तो समझे प्रसार कार्यकर्ता के ज्ञान संबंधी 3 गुण। पहला गुण है अस्पष्टवादी। प्रसार कार्यकर्ता में शीघ्र ही उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई चीज है, कोई प्रश्न फंसा हुआ है, तो उसका निर्णय तुरंत, यानी कि एक अच्छी एक प्रकार से समझ होनी चाहिए, एक अच्छी एक प्रकार से उचित निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, जिससे वह लोगों को सही सलाह दे सके। क्योंकि अधिकारीगण दूर रहते हैं, मतलब दूर रहते हैं, अतः शीघ्र ही उचित निर्णय लेना आवश्यक है। उसमें स्पष्टवादिता का गुण होना चाहिए व्यक्ति में, जो खास करके प्रसार करता हो। दूसरी बात है धार्मिक दृष्टिकोण। ग्रामीण लोग धर्म तथा लोकोत्तर शक्तियों में अधिक आस्था रखते हैं और प्रसारकर्ता को भी धर्म में विश्वास रखने वाला होना चाहिए। उसका धार्मिक प्रवृत्ति का होना इसलिए भी आवश्यक है जिससे लोग उसे अपना समझें, उसकी बातों से लोगों में विरोध उत्पन्न ना हो। जब वो धार्मिक रहेंगे, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ को बताना है, अगर मान लीजिए कि आप देखते हैं कि जब क्या हुआ कि भाई आदि पुरुष मूवी पर बवाल हुआ, तो मनोज मुंतशिर शुक्ला जो है उसको लेकर के आए सुर्खियों में। उन्होंने उसका निराकरण किया, उन्होंने बताया कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, पूरी चीज़ों को उन्होंने बताने का प्रयास किया। तो उसमें क्या बताया उन्होंने, उसमें क्या बताया भाई, उन्होंने उसको प्रसार करता थे वो, तो उन्होंने क्या बताया, धार्मिक दृष्टिकोण। उन्होंने बताया कि भाई मैं भी शुक्ला हूँ, तो भगवान राम के बारे में पढ़ा, मैंने जितना जाना उसी के अकॉर्डिंग किया है, कुछ अच्छा ही किया है, बहुत शोध करने के बाद में किया है, तो वो धार्मिक दृष्टिकोण होता है। इससे लगता है जनता को कि भाई अपना आदमी ही मुझे बता रहा है, मुझे समझा रहा है। ठीक है, उसे सभी धर्मों का सम्मान करते हुए मानव धर्म को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो प्रसारकर्ता का एक प्रकार से गुण होता है, वो होता है विवेकशील। गलत कार्य करने की अपेक्षा कार्य ना करना अच्छा होता है। अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो गलत काम ना करें, चाहे आप काम ही ना करें। ठीक है, गलत कार्य करने से लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता है तथा प्रसार कार्यकर्ता से उनका विश्वास उठ जाता है, और कार्यकर्ता को सोच समझ करके वही कार्य करना चाहिए जिनकी सफलता की पूर्ण आशा हो। अगर उसकी सफलता की आशा नहीं तो फिर वो कार्य थोड़ा रुक करके करे जब आशा हो। ठीक है, आगे बढ़ते 21 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है
प्रश्न है कि प्रसार कार्यकर्ता के गुणों की लिस्ट लिखिए। तो सबसे पहली बात, प्रसार कार्यकर्ता को स्पष्टवादी होना चाहिए, धार्मिक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, ग्रामीण सामाजिक मूल्यों की जानकारी उसको होनी चाहिए, ज्ञान अर्जन की इच्छा होनी चाहिए, सेवा भावना भी उसके अंदर विद्यमान होनी चाहिए, विषय का सही ज्ञान होना चाहिए उसको, दूरदर्शिता भी होनी चाहिए, प्रगतिशील विचारधारा होनी चाहिए उसकी। इसके अलावा लेखन क्षमता भी उसके अंतर्गत उसके अंदर होनी चाहिए प्रसार कार्यकर्ता की। इसके अलावा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी उसका होना चाहिए प्रसार कार्यकर्ता का। ग्रामीण दृष्टिकोण तो होना परम आवश्यक है। ज्ञान विकास के प्रति आस्थावान भी हो, कार्यकुशलता भी हो उसके अंदर, नई पद्धतियों और नई तकनीकों में विश्वास करता हो, साधन संपन्नता हो, मार्गदर्शन और नेतृत्व करने में सफल हो। इसके अलावा लोक परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृति के प्रति आदर भाव हो उसमें, ठीक है, तो वो प्रसार कार्यकर्ता अच्छा माना जाता है। मूल्यांकन क्षमता उसके अंतर्गत हो, ठीक, उसके अंदर हो। इसके अलावा श्रव्य श्रव्य दृश्य श्रव्य मतलब के माध्यमों की जानकारी भी उसके पास हो। तो जो प्रसार कार्यकर्ता होगा उसके अंदर ये क्वालिटियाँ होंगी तो बड़े अच्छे तरीके से वो प्रसार कर पाएगा और उसके प्रसार का इफेक्ट पड़ेगा समाज पर और लोग उसका पॉजिटिव एक प्रकार से अर्थ निकालेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रसार कार्यकर्ता के व्यवहार एवं स्वभाव संबंधी 3 गुण बताइए। पहली बात, ईमानदारी। प्रसार का कार्य एक व्यवहारिक कार्य है और उसे अपने व्यवहार से लोगों को प्रेरित करना होता है। अतः प्रसार कार्यकर्ता को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे क्या होता है, लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकें और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में प्रसार कार्यकर्ता अच्छी भूमिका निभा पाए। दूसरी बात है, मृदभाषी होना चाहिए, बहुत ही मधुर वाणी वो होनी चाहिए प्रसार कार्यकर्ता की। प्रसार कार्यकर्ता को मृदभाषी होना चाहिए, इससे उसकी बातों का प्रभाव जनमानस को न केवल आकर्षित करता है बल्कि उनके मानस पटल पर एक छाप भी छोड़ देता है, ठीक है। इसके अलावा आंतरिक प्रेरणा, तीसरा जो गुण है वो है आंतरिक प्रेरणा। व्यक्ति बाह्य व्यवहार उसकी आंतरिक भावनाओं पर निर्भर करता है, अतः प्रसार कार्यकर्ता से प्रसार कार्य ठीक प्रकार तभी हो सकता है जब उसकी आंतरिक प्रेरणा भी प्रसार के कार्यों में विश्वास रखने वाली हो। उसको अंदर से जब मोटिवेशन मिलेगा किसी व्यक्ति को तो प्रसार कार्यकर्ता वो अच्छे तरीके से कार्य कर पाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न 23 नंबर देखेंगे। प्रसार कार्यकर्ता के व्यक्तित्व संबंधी 3 गुण बताइए। पहला है व्यवहार कुशल, दूसरा है सहयोग भावना, तीसरा है विचार पूर्वक प्रतिज्ञा। तो व्यवहार कुशल क्या है भाई? प्रसार कार्यकर्ता के व्यक्तित्व संबंधी पहला गुण है व्यवहार कुशल। यानी ग्रामीण लोग अधिकतर क्या होते हैं, परंपरावादी और अंधविश्वासी विचारों के होते हैं और इसमें आपसी गुटबंदी भी होती है लोगों में। तो प्रसार कार्यकर्ता को व्यवहार कुशल होना परम आवश्यक है ताकि वह सभी को एक एक करके अपनी बात समझा सके और सभी की बातों को समझ भी सके। दूसरी बात है सहयोग भावना। सहयोग भावना प्रसार कार्यकर्ता के अंदर होनी चाहिए क्योंकि लोगों और कार्यकर्ताओं का संबंध सहयोगात्मक भावना पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यवहार की प्रतिक्रिया होती है और अतः उसे सभी लोगों के साथ समानता व सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए एक प्रसार कार्यकर्ता को। तीसरा है विचार पूर्वक प्रतिज्ञा। लोगों के साथ किसी भी प्रकार का अविश्वासपूर्ण कार्य ना हो, अतः प्रसार कार्यकर्ता को किसी भी कार्य हेतु विचार पूर्वक प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तो ये भी ध्यान रखेंगे। 24 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रसार कार्यकर्ता के प्रशासक संबंधी 3 गुण बताइए। नियोजन की क्षमता, संयोजन की क्षमता और संलग्नता की क्षमता, ये प्रसार कार्यकर्ता के प्रशासक संबंधी गुण है। पहला गुण है नियोजन की क्षमता। योजना को सफलतापूर्वक संचालित करने के उद्देश्य से आवश्यकता अनुसार साधन जुटाने, साधनों को प्रयोग करने के निमित्त योजना बनाने की क्षमता भी आवश्यक होती है। दूसरी बात संयोजन की क्षमता। प्रसार कार्यकर्ता में नियोजन के साथ साथ विभिन्न तत्वों को एक करके संतुलित इकाई बनाने का गुण भी होना चाहिए। सभी लोगों को एक होकर के जिम्मेदारी से कार्य करना आवश्यक है, तभी कार्यक्रम सफल होता है। तो यह गुण लोगों की यूनिटी को बनाने का गुण होना चाहिए, उसको संयोजन की क्षमता बोलते हैं। तीसरी बात है संलग्नता की क्षमता। प्रबंधकर्ता को अपने कार्य में सफल होने के लिए नियोजन संयोजन इन दोनों के साथ साथ कार्य के मूल्यांकन करने तथा जिम्मेदारी को विभिन्न व्यक्तियों में बांटने के लिए उन्हें कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, तभी वह उचित या फिर अच्छा प्रबंधकर्ता माना जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रसार कार्यकर्ता के प्रकार बताइए। तो प्रसार कार्यकर्ता के कई प्रकार हैं। पहला आपका देखिए प्रशासक, दूसरा है विषय विशेषज्ञ, तीसरा है ग्राम स्तर के प्रसार कार्यकर्ता। तो जो प्रशासक होते हैं विकास खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी हो गए। इसके अलावा विषय विशेषज्ञ
टीम का प्रमुख होता है और जिसका दायित्व विकास स्तर पर कार्य को संचालित करना होता है, तो ये प्रशासक हो गया। दूसरा है विषय विशेषज्ञ। ये विकास खंड स्तर पर कार्य करते हैं और ये प्रायः अपने किसी खास विषय या कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से दक्ष होते हैं, अर्थात इन्हें अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने का पूर्ण अनुभव होता है, तो ये विषय विशेषज्ञ होते हैं। तीसरा है आपका ग्राम स्तर के प्रसार कार्यकर्ता। ग्राम स्तर के प्रसार कार्यकर्ता खास करके प्रसार कार्य की सबसे अंतिम सीढ़ी है, जिसका कार्य केवल एक उद्देशीय नहीं बल्कि बहुउद्देशीय होता है। ठीक है, ग्रामीण जो स्तर के कार्यकर्ता होते हैं प्रसार कार्यकर्ता उनका। 26 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे सभी लोग फटाफट से। प्रशासक के 3 कार्य बताइए। प्रशासक के 3 कार्य कौन कौन से होते हैं? पहला कार्य है कि कोई भी योजना चाहे वह दीर्घकालीन हो या लघु समय के लिए यानी कम समय के लिए हो, अस्थायी रूप से स्थानीय व्यक्तियों के लिए विकसित करने का कार्य प्रशासक ही करता है, तो पहला कार्य। दूसरा कार्य है कार्यकर्ताओं के विकास की योजना निर्मित करना, यह भी एक प्रशासक का कार्य होता है। तीसरा कार्य है कार्यक्रम का निरीक्षण करना, प्रशासक का मुख्य कार्य है, अतः प्रशासक को बड़ी सावधानी पूर्वक निरीक्षण विधियों का प्रयोग करना होगा ताकि निरीक्षण कार्य सही ढंग से संपन्न हो सके। इसके अलावा विषय विशेषज्ञ के 3 कार्य क्या होते हैं भाई? विषय विशेषज्ञ के 3 कार्य क्या होते हैं? तो विषय विशेषज्ञ के अपने अपने विषय के अनुसार अलग अलग कार्य होते हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला होता है विषय विशेषज्ञ का कार्य अपने विषय से संबंधित क्षेत्र के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना होता है, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या होता है भाई? दूसरा कार्य होता है ग्राम स्तर के कार्यक्रमों मतलब कार्यकर्ताओं को अपने प्रसार कार्यक्रमों को तैयार करने में आमंत्रित करना है। और तीसरा कार्य होता है विषय विशेषज्ञ का कार्य एक मध्यस्थ का कार्य होता है, क्योंकि यह अनुसंधान केंद्र एवं क्षेत्रीय प्रसार कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर के सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो एक प्रकार से ये विषय विशेषज्ञ के 3 कार्य हो गए। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे। प्रश्न है आपका संचार का क्या अर्थ होता है? तो संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिकेशन का अर्थ होता है द इम्पार्टिंग ऑन इंटरचेंजिंग ऑफ थॉट्स ओपिनियंस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीच राइटिंग इटीसी, यानी कि खास करके जो यह शब्द है कम्युनिकेशन, ये कम्युन्यू से विकसित हुआ है। कम्युन्यू का अर्थ होता है भावनाओं तथा अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान, और इन शब्दों के मूल में लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिस्टस है, जिसका अभिप्राय होता है टू इम्पार्ट मेक कॉमन, यानी अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त कर उन्हें सर्वमान्य बना करके दूसरों के साथ बांटना, यही संचार होता है, यही कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, संचार को परिभाषित कीजिए। संचार की परिभाषा को समझेंगे ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। संचार, दुबे तथा सिंह महोदय ने संचार की परिभाषा दी। कहा कि संचार के बारे में कहा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आपस में विचारों, भावनाओं और समाचारों का आदान प्रदान जो होता है वही खास करके क्या होता है? संचार होता है। आगे बताते हैं कि वस्तुतः संचार कार्य का तात्पर्य लोगों में ज्ञान को इस प्रकार गतिशील बनाना होता है कि वे उस ज्ञान को क्रिया रूप देते हुए उससे कुछ महत्वपूर्ण परिणाम उपलब्ध कर सके। संचार क्रिया दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये संचार है। ठीक है, संचार का मतलब होता है कि भाई कम्युनिकेशन, एक व्यक्ति के मन में जो विचार है वो दूसरे से कहता है, दूसरे के विचार को सुनता है, तो ये क्या हो गया? ये कम्युनिकेशन ही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामूहिक संचार से आप क्या समझते हैं? बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा सभी लोग। प्रश्न क्या है भाई आपका? प्रश्न है कि सामूहिक संचार से आप क्या समझते हैं? तो अपने प्रतिदिन के जीवन में कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से 2 समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रथम समूह उसका परिवार होता है और परिवार के सदस्य होते हैं जिनके साथ वह निवास करता है, और दूसरे समूह के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में से संलग्न होते हैं। अपने कार्यक्षेत्र के लिए प्रस्थान करने से पूर्व व्यक्ति अपने सहनिवासियों जैसे कि परिवार के सदस्य हो गए, नौकर हैं, अखबार वाला, दूध वाला, पड़ोसी इत्यादि आते हैं, उनके साथ बातें करता है। फिर उसकी दिनचर्या का दूसरा चरण आरंभ होता है जब वह अपने कार्यस्थल हेतु प्रस्थान करता है, यानी अपने ऑफिस जाता है। अब वह एक दूसरे समूह की ओर अग्रसर होता है
जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के क्रम में वह रिक्शे वाले से, बस वाले से, इन लोगों से मिलता है। फिर कार्यालय में अपने सहकर्मियों से बातें करता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक एक पृथक कार्यक्षेत्र होता है, चाहे वह व्यवसायी हो, चाहे विद्यार्थी ही क्यों ना हो, मतलब हर व्यक्ति का अलग अलग क्षेत्र होता है। वो बच्चा घर पर है तब तक घर से, परिवार वालों से मिलता है, और स्कूल में चला गया तो उसका अलग ही एक प्रकार से, मतलब अलग ही लोगों से, अलग ही लोगों से संपर्क होता है उसका। ठीक है, तो इन कार्य क्षेत्र से जुड़े लोग एक पृथक समूह बनाते हैं और इनके साथ व्यक्ति का संचार संबंध होता है। ठीक है, तो सामूहिक संचार यही होता है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सामाजिक संचार क्या होता है, इसको समझाइए। सामाजिक संचार किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक संचार को समझाइए। मानव एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, और वह उस समाज का भी प्रतिनिधित्व करता है, मनुष्य जिसका वह सदस्य होता है। धार्मिक और सामाजिक रूप से जुड़े लोग प्रायः एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें धोबी, बनिया, सब्जी वाले, पड़ोसी, तमाम प्रकार के लोग आते हैं। यह एक पृथक समूह होता है जिसके सदस्य व्यक्ति के परिवार और कार्यक्षेत्र से जुड़े लोगों से अलग होते हैं। संध्या के समय, छुट्टियों के दिन, धार्मिक और पारिवारिक अवसरों, इन सभी पर आप देखते हैं हम विशेष रूप से अपने समाज के लोगों से मिलते हैं और बातें करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये सामाजिक संचार है। जैसे होली आ रही है, होली पे हम एक दूसरे से मिलेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, उनके यहाँ का जो है बढ़िया बढ़िया चीज़ जो बनता है उसको खाएंगे, अपने यहाँ का उनको खिलाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब सामाजिक संचार है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, वैयक्तिक संचार क्या होता है। वैयक्तिक संचार, वैयक्तिक मतलब कि व्यक्ति की पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, जागृत अवस्था में जीवन का कोई क्षण ऐसा नहीं व्यतीत होता है जब हम कुछ ना सोचते हुए अपने आप से बातें करते रहते हैं। यह प्रक्रिया प्रातः सोचकर उठते ही शुरू हो जाती है और सुबह पर उठने पर हम स्वतः प्रसन्न होते हैं, और उठने में यदि देर हो जाए तो हमारा दिन झुंझलाहट के साथ प्रारंभ होता है। फिर हम स्वयं को निर्देश देते हैं कि आज ये करना है, वहाँ जाना है, ये काम पूरा करना है, ऐसा करना है, इतने बजे वहाँ पहुँचना है, तमाम प्रकार की चीज़ें। तो अपने अंतर में अपने आप से वार्तालाप की यह क्रिया अक्षुण्ण होती है और लगातार चलती रहती है। कुछ पढ़ते हुए, यहाँ तक कि दूसरों से वार्तालाप करते करते भी हम अपने व्यक्तिगत संचार में डूब जाते, तो ये व्यक्तिगत संचार होता है। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पारस्परिक संचार को समझाइए। पारस्परिक संचार क्या होता है। तो अपनी दिनचर्या शुरू करते ही हम अपने साथ रहने वाले लोगों से वार्तालाप आरंभ कर देते हैं। पहली बातचीत पत्नी से करते हैं, फिर पुत्र से करते हैं, फिर पति से या माँ से, पिता से, पुत्री से, नौकर से, इन सभी से बात करते हैं, अथवा इसी प्रकार किसी साथ रहने के वाले के साथ संपन्न होती है, मित्र से किसी से बात करते हैं। जो अकेले रहते हैं उनका वार्तालाप नौकर, अखबार, दूध वाले, इन सभी से होता है, और ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ जरूर होता है। दो व्यक्तियों के बीच संपन्न वार्तालाप या संवाद जो होता है संचार की श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कि पारस्परिक संचार कहा जाता है उसको। इस प्रकार के संचार की एक प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। तो ये हो गया आपका पारस्परिक जो है खास करके संचार। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 34 नंबर, संचार के तत्व बताइए। संचार के कितने तत्व होते हैं। संचार का पहला तत्व है आपका संचारक, दूसरा है संदेश, तीसरा है संचार माध्यम, चौथा है प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो ये आपके 4 तत्व होते संचार के। पहला है संचारक। संचारक जो होता है खास करके संचार प्रक्रिया का स्रोत अथवा आरंभकर्ता संचारक ही होता है। इसे प्रारंभ बिंदु भी कहा जाता है संचारक को। प्रसार प्रणाली में इसके कई नाम या कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि स्रोत कहते हैं संचारक को, प्रेषक भी कहते हैं, सूचना वाहक भी कहते हैं इसी को, संचारक या फिर वक्ता भी कहते हैं। तो ये सब नाम जो है ये संचारक का ही नाम है। शुरुआत जो होता है यहीं से होता है। दूसरा तत्व होता है संदेश। प्रसारकर्ता का जो एक प्रकार संचार का दूसरा होता है वो होता है संदेश। प्रत्येक संचारक के पास ग्रहणकर्ता को प्रेषित करने के लिए जो संदेश होता है उसके पीछे एक निहित उद्देश्य या एक लक्ष्य होता है, और प्रसार कार्य के अंतर्गत वे उद्देश्य शैक्षिक महत्व के होते हैं तथा ग्रहणकर्ता तक सूचनाएं प्रसारित करने से संबंधित होते हैं। तो ये हो गया आपका संदेश कुछ ना कुछ। तीसरा होता है संचार माध्यम।
संचार माध्यम में खास करके वे सूत्र अथवा कड़ी होते हैं जो संचारक और ग्रहणकर्ता को जोड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं संचार दे रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक प्रकार से वो हमारे और आपके बीच में किस प्रकार से किन माध्यमों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके द्वारा संचार प्रसारित होता है। संचार माध्यम पत्र हो गया, पत्रिकाओं के माध्यम से, बुलेटिन के माध्यम से, रेडियो, टेलीविज़न, माइक्रोफोन, फिल्म, टेलीफोन, मोबाइल फोन, इन सभी के द्वारा क्या होता है, ये सब संचार के माध्यम है। चौथा है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता जो होता है संचार संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। वर्ग अथवा जन समुदाय संसार मतलब संचार का चौथा तत्व होता है। इसे अंतिम बिंदु भी कहा जा सकता है क्योंकि यह संचारक का लक्ष्य होता है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्राप्तकर्ता प्रायः ग्रामीण पुरुष, महिलाएं, युवक युवतियां या ग्रामीण नेता होता है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जो प्राप्तकर्ता होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 35 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 35 नंबर प्रश्न है संचारकर्ता के 3 गुण बताइए। पहला गुण है संचार कौशल का होना परम आवश्यक है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल उसके पास होनी चाहिए। दूसरी बात है संचार माध्यमों का ज्ञान होना चाहिए, मोबाइल फोन, टेलीफोन सभी का ज्ञान होना चाहिए उसको सही तरीके से। इसके अलावा विषय ज्ञान, यानी जिस विषय को लिख रहा है उस विषय के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, संदेश की विशेषताएं क्या होती हैं। संदेश की कई विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता स्पष्ट और सहज होना चाहिए संदेश, ताकि लोग समझ सकें। संचारक द्वारा प्रेषित संदेश समझने में स्पष्ट और अनुकरण में एक प्रकार से सहज होना चाहिए, यानी पढ़ने में सहायता, मतलब कि वो पढ़ सके सही तरीके से, कोई गलती ना हो। मितव्ययिता, संदेश द्वारा बताई गई विधियां या कार्य व्ययशील नहीं होने चाहिए, मतलब उसमें थोड़ा सरल ही लिखें चीजें और कम चीजों को एक प्रकार से मतलब मितव्ययी हो, कम खर्चीला हो। अगला आपका जो है संदेश की विशेषता है, अगली तीसरी विशेषता विभाज्यता। प्रसार कार्य के अंतर्गत प्रेषित संदेश का उद्देश्य संपूर्ण समुदाय या वर्ग के कल्याण में निहित होता है, किंतु संचारित संदेश का ग्रहणकर्ता एकमात्र किसान भी हो सकता है, तो ये विभाज्यता भी हो सकती है इसकी। जरूरी नहीं किसी समूह के लिए ही लिखा जाए, एक किसान के लिए भी कोई संचार हो सकता है। चौथा देखेंगे विशेषता कि जन संबोधित और बहुहितकारी, यानी संचारक द्वारा प्रेषित संदेश जो होता है ये सामान्य जन समुदाय को संबोधित होना चाहिए और उससे पहुंचने वाले लाभों से विशाल जन समुदाय लाभान्वित होने चाहिए, ये भी विशेषता होनी चाहिए इसकी। इसके अलावा पांचवी विशेषता है मानव स्वभाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है और किसी भी बात की लाभप्रद संभावनाओं को देखना, ये भी एक प्रकार से ये सब विशेषता है, खासकर किसकी, संदेश की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है दृश्य साधन के कोई 3 नाम लिखिए। दृश्य में विजुअल का अर्थ होता है देखना या जिसे हम देख सके। शिक्षण के लिए केवल दृश्य साधनों यानी कि विजुअल एड्स का ही प्रयोग किया जाता है। पोस्टर, फोटोग्राफ, चार्ट, इन सभी ये सब दृश्य साधन होते हैं, ठीक है, जिसको हम देख करके खास करके चीज़ों को जान पाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे आ चुका है, दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या अर्थ होता है। दृश्य माने होता है देख करके, श्रव्य माने होता है सुन करके। तो देख करके और सुन करके जो जानकारियां ग्रहण की जाती हैं उन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री कहा जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षण के वे साधन हैं जो दिखाई देने के साथ ही साथ सुनाई भी देते हैं। उदाहरण के लिए टेलीविजन, ड्रामा, फिल्म। जैसे यहाँ पर मैं आपको श्रव्य दृश्य सामग्री है कि मैं जो बोल रहा हूँ आपके समक्ष लिखा भी हुआ है, तो दृश्य भी है और श्रव्य भी है, ठीक है। तो ये भी माध्यम आपका दृश्य श्रव्य माध्यम है। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्भव बताइए। तो राष्ट्रीय विकास में महिलाओं तथा खास करके महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान सदैव से रहा है। गृह विज्ञान में खास गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्भव बताइए। तो महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान सदैव से रहा है। परोक्ष रूप से राष्ट्र की आर्थिक नीति भी प्रभावित होती रही है या होती है। सन 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की स्थापना के बाद गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा को गृह विज्ञान महाविद्यालयों तथा कृषि महाविद्यालयों से संबंध किया गया। प्रसार शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य विद्यालयों और महाविद्यालयों की चारदीवारी से बाहर जाकर के ग्रामीण समुदाय को शिक्षित करना था। जहां कृषि महाविद्यालय के छात्र ग्रामीण किसानों को उन्नत खेती, उन्नत बीज, इन सभी के संबंध में कृषि संबंधी तमाम प्रकार के आधुनिक औजारों
और तकनीकों के संबंध में शिक्षा दे सकते थे। वहीं यह अनुभव किया गया कि गृह विज्ञान महाविद्यालय की छात्राएं ग्रामीण स्त्रियों को शिक्षित करने और उनकी समस्याएं सुलझाने और उनके रहन सहन के स्तर को सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान एक प्रकार से सहयोग प्रदान कर सकती हैं। तो इस प्रकार मतलब इस आवश्यकता को देखते हुए गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ और इसका महत्व भी है और प्रासंगिक भी है वर्तमान में। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की आवश्यकता बताइए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके ग्रामीण महिलाओं के बीच प्रसार शिक्षा की आवश्यकता तीव्रता से अनुभव की गई है। गृह विज्ञान महाविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय तथा विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। शहरी महाविद्यालय इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ गए। शहरी विश्वविद्यालय शहरी छात्र छात्राओं को प्रसार कार्यों के प्रति प्रेरित करने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव करते हुए प्रसार शिक्षा कमिश्नर श्री वर्मा कहते हैं, उन्होंने कहा कि क्या कहा उन्होंने भाई, उन्होंने कहा कि इट इज हाई टाइम दैट आवर होम साइंस गेट डीपर इनटू द सॉइल एंड हार्ड ऑफ विलेज कंडीशंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न 41 नंबर देखेंगे, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की परिकल्पना स्पष्ट कीजिए। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की जो परिकल्पना है उसको स्पष्ट कीजिए, प्रश्न पूछा गया। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा शुरू करने की परिकल्पना प्राय उसी समय लक्षित हो गई थी जब हर तरफ से ग्रामीण जीवन के उत्थान के विषय में सोचा जाने लगा था। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के पारिवारिक जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रमुख मानदंड यानी नॉर्म्स जो सामने रखे गए थे वे निम्नलिखित थे। पहला जो बात था मानदंड वो था कि उपलब्ध साधनों को देखते हुए परिवार सीमित रखना ताकि छोटा परिवार सुखी परिवार की परिकल्पना साकार हो सके। दूसरी बात, कृषि उपज से प्राप्त अतिरिक्त आय को परिवार की उन्नति के लिए उपयोग में लाया मतलब लाना। इसके अलावा तीसरी बात थी स्वस्थ पारिवारिक जीवन हेतु जन स्वास्थ्य में सुधार के उपाय अपनाना ताकि ग्रामीण महिलाएं स्वयं स्वस्थ रह करके स्वस्थ पारिवारिक जीवन की परंपरा को बनाए रखें। ठीक है, चौथी बात है कि स्वास्थ्य केंद्रों की उपयोगिता के प्रति लोगों को प्रेरित करना। ये तमाम सारे जो खास करके परिकल्पना है ये गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की ही परिकल्पनाएं हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा क्या है स्पष्ट करें। तो प्रसार शिक्षा प्रमुखता शिक्षा शोध और प्रसार कार्य से संबंधित है जो प्रायः बड़े शिक्षा संस्थानों विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा केंद्रों में होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष की समस्या का अध्ययन करने के पश्चात ही वहाँ के लिए कोई कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। तत्पश्चात वहाँ उपलब्ध संसाधनों की सहायता से उस समस्या का हल ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है। प्रसार शिक्षा के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके लोगों के क्रियाकलापों व्यवहार इन सभी में आवश्यक परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है और ये सभी प्रयास प्रमुख रूप से महिलाओं और किशोर वय की मतलब किशोर आयु की बालिकाओं पर केंद्रित होते हैं और वे ही इन प्रयत्नों और परिवर्तनों के लक्ष्य अथवा केंद्र बिंदु होती हैं। कौन? जो एक प्रकार से महिलाएं हैं और जो किशोर आयु की बालिकाएं हैं वो। ठीक है, परिवर्तन भी इन्हीं में लाए जाते हैं। क्लियर? तिरालीस नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का महत्व बताइए। पहला महत्व यही, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो लोगों को शिक्षित करके उनके दैनिक जीवन में उस समस्या को उपयोगी बनाने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी बात यह है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा ग्रामीणों को स्वयं अपनी सहायता करने में सक्षम बनाती है। तीसरी बात यह है कि यह शिक्षा ग्रामीण स्त्रियों और बालिकाओं को जो खेती और गृह प्रबंध से जुड़ी रहती हैं उन्हें शिक्षित और प्रेरित करती है जिससे वे विकास की दिशा की ओर अग्रसर हो सके। चौथी बात यह है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा समाज का वह आयाम है जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान के माध्यम से घर परिवार में परिवर्तन लाती है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की 3 विशेषताएं बताइए। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता व्यवहार उन्मुखी होना चाहिए।
प्रसार शिक्षा। दूसरी बात है महिलाओं पर केंद्रित होनी चाहिए गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। तीसरी बात है बहुपक्षीय होनी चाहिए। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम बताइए। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की कार्यकर्त्रियों का ध्यान ग्रामीण महिलाओं और बच्चों की समस्याओं की ओर मतलब विशेष रूप से केंद्रित करता है और केंद्रित रहता भी है। ये कार्यक्रम अग्रलिखित क्षेत्रों से संबंध होते हैं। पहला कार्यक्रम देखें, पहला है माँ और शिशु की देखभाल। दूसरी बात है स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरण संबंधी स्वच्छता। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात क्या है, आर्थिक विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत धन संचय करना और धनोपार्जन करना। धनोपार्जन के द्वारा पारिवारिक आय में वृद्धि करना और दोनों पक्ष सम्मिलित हैं इसमें। ठीक है, चौथा पॉइंट देखेंगे, बच्चों और महिलाओं के लिए सामुदायिक संगठनों का निर्माण करना। ये सब क्या है, ये सब गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम है। पांचवा कार्यक्रम क्या है, शिक्षा और व्यावसायिक मतलब शिक्षा और वयस्क शिक्षा के बारे में बताना। इसके अलावा गृह विज्ञान परिवार की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए खास करके पारिवारिक बजट बनाना एवं घर की सजावट करना। ये सब क्या है, ये सब आपका भाई प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम है। इसके अलावा सातवां कार्यक्रम है महिलाओं और बच्चों हेतु मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना। इसके अलावा आठवां है कृषि से संबंधित कार्य जैसे रसोई वाटिका, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन। इसके अलावा इन सभी को प्रोत्साहित देना चाहिए। ये सब एक प्रकार से ये सब खास करके क्या है, ये सब गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, आंगनबाड़ी क्या है। तो समेकित बाल विकास सेवा योजना की संपूर्ण सेवाएं एक ही केंद्र में खास करके कराई जाती हैं, उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिसे आंगनबाड़ी कहते हैं। और बच्चों की देखभाल के ये केंद्र गांव में अथवा गंदी बस्ती में ही स्थापित किए जाते हैं। ये केंद्र आंगनबाड़ी कार्यक्रम चलाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बदलाव लाने वाली एक बहुउद्देशीय कार्यकर्त्री होती हैं जो उसी समुदाय में से ली जाती हैं और इस काल के अंतर्गत बच्चों और माताओं से प्रत्यक्ष संपर्क रखने की कड़ी है खास करके, तो ये आंगनबाड़ी है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 47 नंबर प्रश्न आपका है कि ग्राम सेविका और प्रशासनिक ढांचा बताइए। तो ग्राम सेविका भारत सरकार द्वारा पोषित समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप परियोजना है और इसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया जाता है। ठीक है, किया जाता है और ग्राम सेविका के अंतर्गत जो है राज्य स्तर के परियोजना निदेशक का पद इन सभी को सृजित है, जिसके पदाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय वेतनमान के पदाधिकारी होते हैं। जैसे जिला स्तर पर जिला विकास प्राधिकरण DRDA के में सहायक परियोजना पदाधिकारी का पद सृजित है, जिस पर प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी पदस्थापित किए गए हैं, मतलब किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते तो ये देखेंगे इतना आपका हो गया है, लगभग मैंने पढ़ा दिया। बाकी 48 से मैं पढ़ाऊंगा आगे चल करके, आपको सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी जल्दी आएंगी और पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। एक मिनट थोड़ा सा और बचा हुआ, इसको चर्चा कर लीजिएगा। थोड़ा सा और बचा उसको हम जान लेते हैं कि आखिरकार भाई क्या चीज़ें बची हुई। थोड़ा सा और बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और बचा हुआ है। थोड़ा सा हमने सोचा ज़्यादा बचा हुआ है, इसलिए मैं सोच रहा था कल पढ़ा दूँ, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ, इसको जान लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है आपका, ग्राम सेविका प्रशिक्षण व्यवस्था क्या है। ग्राम सेविका के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था क्या है। तो ग्राम सेविका में नीति विषयक मार्गदर्शिकाओं के संबंध में कर्मचारियों को कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद की मॉडल एजेंसी के रूप में ग्राम सेविका कार्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने का भार सौंपा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अपने परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थानों में आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों के निमित्त प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के लिए मानक सुनिश्चित कार्य हेतु
वर्ष के दौरान व्यापक प्रशिक्षण मैनुअल का संकलन तैयार किया गया है। तो ये एक प्रकार से ग्राम सेविका के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था की गई है। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना किस प्रकार हुई। तो बच्चों के भावी विकास हेतु बहुत छोटे बच्चों के लिए आवश्यक सेवाओं के संगठन का महत्व समझा गया है। और इसका कारण यह है कि बचपन में ही बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की आधारशिला रखी जाती है। यह भी अनुभव किया गया है कि यदि बच्चों को समस्त सुविधाएं एक साथ उपलब्ध करवाई जाएं तो उसका प्रभाव भिन्न भिन्न सेवाएं प्रदान करने से बेहतर होगा। ऐसा इसलिए है कि किसी एक सेवा की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरी संबंधित सेवाओं से इसे कितना सहारा मिलता है। और इन्हीं विचारों को लेकर के भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना करी और इसे एकीकृत बाल विकास की सेवा भी कहा जाता है। एकीकृत बाल विकास सेवा या समेकित बाल विकास सेवा बात एक ही है। समेकित बाल विकास सेवा का संक्षिप्त नाम क्या है, ICDS इसको बोलते हैं, ठीक है, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, समेकित बाल विकास सेवा के उद्देश्य बताइए। समेकित बाल विकास सेवा के क्या उद्देश्य हैं भाई, इसको समझते हैं। देखिए, पहला उद्देश्य है 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों के आहार और स्वास्थ्य में सुधार लाना। दूसरा जो उद्देश्य है खासकर समेकित बाल विकास का उद्देश्य दूसरा क्या है, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना। यह भी उद्देश्य समेकित बाल विकास का। तीसरा उद्देश्य है कि बच्चों की मृत्यु, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करना। चौथा उद्देश्य है बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों की नीति और कार्यों में प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना। इसके अलावा पांचवा उद्देश्य था समेकित बाल विकास का कि पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा माताओं में बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता में वृद्धि करना। ये तमाम सारे खास करके उद्देश्य रहे हैं समेकित बाल विकास के, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 51 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है समेकित बाल विकास सेवा के 3 कार्यक्रम बताइए। तो समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए अग्रलिखित सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। पहली जो सेवा है वो है सहायक पोषाहार की सेवा। अल्प आय यानी कि कम आयु वाले परिवारों की गर्भवती स्त्रियों और आयु बोल रहा हूँ, अल्प आय मतलब कि जिसकी कमाई कम है उस परिवारों की जो गर्भवती महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं एवं दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं उनको अतिरिक्त पोषाहार दिया जाता है। खाद्य सामग्री क्या हो यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे स्थानीय उपलब्धता जैसी है उसके अकॉर्डिंग। लाभ पाने वाले लोग, ठीक है, लाभ पाने वाले लोग, परियोजना के स्थान, प्रशासनिक संभावना, ये सब खासकर सहायक पोषाहार में आते हैं। इसके अलावा दूसरी बात है पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा। समस्त महिलाओं को पोषाहार और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाती है। शिक्षा देते समय गर्भवती स्त्रियों और धात्री माता मतलब कि ऐसी माताएं जो कि दूध पिला रही हैं, धात्री माताओं को प्राथमिकता दी जाती है। ये दूसरी बात है, यानी कि दूसरा कार्यक्रम है विकास सेवा का, खासकर समेकित बाल विकास सेवा का। तीसरा कार्यक्रम है विशेषज्ञ सुविधाएं। समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य प्रणाली के चिकित्सकों और नर्सों की स्वास्थ्य टोली खास करके स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो यह सब समेकित बाल विकास सेवा के 3 कार्यक्रम हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो सामुदायिक विकास सामाजिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है जहां समुदाय के सदस्य स्वयं अपने विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं तथा कार्यान्वयन करने के लिए सर्वप्रथम संगठित होते हैं। वे अपनी आवश्यकताओं तथा समस्याओं को पहचान करके उसका निदान ढूंढते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, आवश्यक होने पर सरकार से प्राप्त सेवाओं और सुविधाओं का प्रयोग भी करते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम यही होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सरकार तथा जनता मिलकर के मिलकर चलाती हैं, जिसका उद्देश्य होता है ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना।
सामुदायिक विकास के अंतर्गत वे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो उस समुदाय की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा कर सकते हैं। ग्रामीणों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न किया जाता है और यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे ग्रामीण स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 4 उद्देश्य क्या है उसको बताएं। पहला उद्देश्य अभी मैं बताऊंगा, दूसरा भी बताऊंगा, तीसरा चौथा सब बताऊंगा। तो देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास योजना ग्रामीणों के हर पहलू के विकास की एक योजना होती है और यही कारण है कि इस योजना के उद्देश्य का गठन ग्रामीणों के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित तरक्की के प्रति किया गया है और इसके द्वारा आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और शैक्षणिक आदि सभी पहलुओं का विकास किया जाता है। भारतीय विद्वान श्री कृष्णमाचारी ने सामुदायिक विकास के 4 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। पहला उद्देश्य है पुराने कृषि के तरीकों में परिवर्तन कर उत्पादन बढ़ाना। ये क्या है, ये खासकर सामुदायिक विकास के पहला उद्देश्य है क्या कि पुराने कृषि के तरीके जो हैं उनमें परिवर्तन करके उनको नए एक प्रकार से कृषि के तरीकों को अपनाना और उत्पादन को बढ़ाना। दूसरा जो उद्देश्य है ग्रामीणों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाना तथा रोजगार के अवसर प्रदान करवाना। ये भी एक प्रकार से क्या है, ये भी उद्देश्य रहा है सामुदायिक विकास का। ठीक है, अगला जो उद्देश्य है वो है समुदाय की भलाई के लिए संसाधन को जुटाना ताकि समुदाय की भलाई हो सके। ये भी इसका एक उद्देश्य है सामुदायिक विकास का। और जो चौथा विकास का सामुदायिक विकास का उद्देश्य है यह है ग्रामीणों में सहकारिता की भावना पैदा करना, यानी कि सभी लोग एक प्रकार से समाज में है तो साथ साथ चले। ठीक है, साथ साथ आगे बढ़े। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 54 नंबर प्रश्न, सामुदायिक विकास के मूल तत्व बताइए। सफल सामुदायिक विकास कार्यक्रम के निम्नलिखित मूल तत्व पर बल दिया जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से मूल तत्व हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखें, पहला है कि किसी कार्यक्रम का मूल उद्देश्य वहां के स्थानीय नेतृत्व को पहचानना, बढ़ावा देना और प्रशिक्षण देना होता है। यह क्या है, एक तत्व होता है सामुदायिक विकास का मूल तत्व है। दूसरा तत्व है समुदाय परियोजना में स्त्रियों और युवा के सहभागी होने में अधिक विश्वास रखने से विकास कार्यक्रम को बढ़ावा मिलता है। तीसरा तत्व है कि भाई ऐच्छिक अशासकीय संगठनों के संसाधनों का सामुदायिक विकास कार्यक्रम में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर आर्थिक व सामाजिक प्रगति होने पर विस्तृत राष्ट्रीय पैमाने पर समानांतर विकास आवश्यक होता है। तो ये सब क्या थे, ये सब आपके सामुदायिक विकास के मूल तत्व थे। एक बार वीडियो फिर से देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नई आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो हर एक सब्जेक्ट की आपके समक्ष आती रहेगी। ठीक है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल सब, संस्कृत, हिंदी सब की आएगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स से लेकर के मनोविज्ञान तक सभी की। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कार्यक्रम नियोजन को परिभाषित कीजिए। शर्मा तथा सिंह के शब्दों में वर्तमान स्थिति का ज्ञान, उसका विश्लेषण करना, समस्याओं तथा आवश्यकताओं को मालूम करना, उद्देश्य निश्चित करना, वैज्ञानिक आधार पर उनका उपचार तथा वह कार्य कैसे, कब और कहाँ किसके द्वारा करना है, इन समस्त क्रियाओं को कार्यान्वयन करना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन यही होता है। ठीक है, कि काम कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, इन तमाम प्रकार की चीज़ों को जब हम जान जाते हैं तो उसी को नियोजन कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रसार कार्यक्रम नियोजन की विशेषताएं बताइए। तो प्रसार नियोजन कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि जिसमें क्या हो, स्थानीय निवासियों की आवश्यकता एवं अभिरुचियों को समझे, इसके अलावा स्थानीय, राजकीय और केंद्रीय आवश्यकताओं को समन्वित कर सके। प्रसार कार्यक्रम नियोजन की विशेषताएं हैं ये। तीसरी विशेषता है स्थानीय साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखें। चौथी विशेषता है कार्यक्रम में भाग लेने वाले सब लोग उससे संतुष्ट भी हों, ये भी प्रसार कार्यक्रम नियोजन की विशेषता है। इसके अलावा 5वीं विशेषता है कार्यक्रम में लचीलापन और अस्थायित्व हो, यह भी एक विशेषता है। ठीक है, तो ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया है। अगला क्वेश्चन आपका है 57 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, कार्यक्रम नियोजन के महत्व बताइए। तो कार्यक्रम नियोजन से कार्यक्रम की संतुलित प्रगति होती है, राह भटकने की संभावनाएं
नहीं होती हैं कार्यक्रम नियोजन से। अगर पहले किसी कार्य की आप योजना बना लेते हैं कि भाई हमको ऐसे ऐसे कार्य को करना है, तो उससे आप भटक नहीं सकते हैं, उससे आप फिर अपना रास्ता अपना पद नहीं बदल देंगे, ट्रैक नहीं बदल पाएंगे आप। जैसे किसी ट्रेन को अगर पता है कि भाई हमको इस शहर मतलब कि दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाली पटरी पकड़ेगी, ठीक है, ये चीज। दूसरी बात है कार्यक्रम नियोजन के द्वारा कार्यक्रम को एक सकारात्मक रूप से दिशा मिलती है। तीसरी बात है कार्यक्रम नियोजन के द्वारा कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार होती है जो आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा कार्यक्रम नियोजन ग्रामीणों या स्थानीय निवासियों के संपूर्ण विकास के लिए होता है और इसमें उनकी सहभागिता रहती है, उनका सहयोग भी मिलता है। तो ये क्या है, कार्यक्रम नियोजन का महत्व है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 58 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। पूरा नाम लिखिए किसका, ICDS का पूरा नाम क्या होता है। तो IDS को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में ICDS बोलते हैं। हिंदी में इसको समेकित बाल विकास सेवा बोलते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है आपका RRDP। RRDP को हम IRDP को हम बोलते हैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। I मतलब होता है इंटीग्रेटेड, R माने होता है रूरल, D माने होता है डेवलपमेंट और P माने होता है प्रोग्राम, ठीक है। IRDP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपसे अति लघुत्तरी में प्रश्न पूछा जरूर जाएगा 100% कि भाई ICDS का फुल फॉर्म बताओ। तो ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये दोनों का आपने देख लिया भाई, दोनों का क्या देख लिया आपने, जो है क्या देख लिया भाई, इसका पूरा नाम देख लिया, फुल फॉर्म देख लिया। समझ में आ गई होंगी बातें। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्या पढ़ना है भाई, ये देखिए जियोग्राफी का हो चुका है, आप देख लीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन का पेपर 2 मैंने दे दिया है, कल ही वीडियो हो चुकी थी आप सभी लोगों के समक्ष। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको बता दो पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है पेपर 2 में जियोग्राफी के, इसकी वीडियो कल ही हो चुकी थी, तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जियोग्राफी का जो तीसरा पेपर है उसमें 3 खंड है, उसके बारे में एक एक खंड का मैं अलग अलग सारे यानी कि फार ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ वेस्ट एशिया सभी को समझाऊंगा, ठीक है। चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और मनोविज्ञान की वीडियो आज आप लोगों ने देखी ली, मनोविज्ञान, धन्यवाद। मनोविज्ञान भी मैंने आपको बता दिया था। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।